हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टेट कन्वर्जन्स पढ़े थे, है ना। सॉलिड को कैसे लिक्विड में बदला जाए, लिक्विड को कैसे गैस में बदला जाए, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इज इट ओके? अब उन्हीं में से एक स्टेट कन्वर्जन को हम दोबारा से फुल डिटेल में जानेंगे। देखिएगा ध्यान से, कुछ और बातें जाननी हैं आपको, क्योंकि तो हम यहाँ पर कन्वर्ट करने जा रहे हैं लिक्विड्स को। किसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं? लिक्विड्स को। और लिक्विड्स को हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? लिक्विड्स को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं गैस में। ओके, एंड द फिनोमिना ऑफ दिस कन्वर्जन of this liquid state into gaseous state, this particular process is known as vaporization. क्या नाम है इस प्रोसेस का? इस प्रोसेस का नाम है vaporization. And the temperature at which this process is done, जिस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोला करते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इज इट ओके? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिक्विड की कैटेगरी में यहाँ पर वाटर को एग्जाम्पल ले लें, तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इज इट ओके? तो क्या टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करते ही वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है? टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, हमने बर्नर बंद कर दिया और पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं। हमें इस बॉइलिंग पॉइंट के साथ में कुछ एक्स्ट्रा सप्लाई करना पड़ता है, जिसके थ्रू वाटर गैसियस स्टेट, जिसको आप स्टीम भी बोलते हैं, उसमें चेंज होता है। इज इट ओके? तो क्या होती है वो एक्स्ट्रा हीट जो बॉइलिंग पॉइंट होने के बाद में भी सप्लाई करनी होती है? एंड दिस हीट जो आपको बॉइलिंग पॉइंट के बाद भी सप्लाई करनी होती है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये लेटेंट हीट है, हिडन हीट, जो हिडन होती है। किससे? आपसे नहीं, आपसे नहीं, थर्मामीटर से। मतलब क्या आप फील कर सकते हैं? बिल्कुल फील कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, दैट द स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न देन द बॉइलिंग वाटर। इज इट ओके? तो क्यों ऐसा? क्योंकि इस स्टीम के पास में कौन सी हीट एक्स्ट्रा है? इस स्टीम के पास में ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक्स्ट्रा है। अब देखिए, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम इस वाटर में कुछ ऐड कर दें तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा? क्या ऐसी भी कोई चीज़ें हैं जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकती हैं? यस, ऐसे भी कुछ फैक्टर्स हैं। इज इट ओके? तो चलिए हम वो फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम कौन से फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं? फैक्टर्स ऑन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नहीं, ऑफ वाटर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स। इज इट ओके? किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर जानने जा रहे हैं जिस पर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए फर्स्ट फैक्टर सुनिएगा। फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पर इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटीज का मतलब क्या गंदगी बोले? नहीं, वैसे तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज का मतलब गंदगी नहीं है। इम्प्योरिटीज का मतलब बस इतना सा है कि जैसे एक तो आपने लिया प्योर वाटर, और अगर प्योर वाटर का आपने बॉइलिंग पॉइंट जानना चाहा तो आपको कितना पता लगा? प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। और एक आपने वाटर में कुछ ऐड कर दिया, जैसे मानिए जो मर्जी हो वो ऐड कर दो। आपने वाटर में सॉल्ट ऐड कर दिया, या फिर शुगर ऐड कर दिया, या फिर यूरिया ऐड कर दिया, मतलब कुछ भी ऐड किया जा सकता है। इज इट ओके? तो अगर आपने वाटर में, प्योर वाटर में, इसके अलावा, वाटर के अलावा कोई सी भी इम्प्योरिटीज ऐड कर दी हैं, तो वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करने से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ये अब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा।
आई बात समझ में? जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये इम्प्योरिटीज़ क्या करती हैं? ये इम्प्योरिटीज़ इंक्रीज कर देती हैं। क्या इंक्रीज कर देती हैं? इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। तो याद रहेगा आप लोगों को, तो हमारे प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? पर अगर आपने वाटर में कुछ ऐड कर दिया है, जो भी आप बहुत सारी चीज़ें हम वाटर में ऐड करते हैं, लेमन नींबू पानी बनाने के लिए अलग चीज़ ऐड करते हैं, सॉल्ट शुगर अलग से ऐड कर सकते हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी एडेड टू इट। सो वॉट एवर द इम्प्योरिटीज आर एडेड टू इट, दीज इम्प्योरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो याद रहेगा आपको, तो हम अगर वाटर में या किसी भी लिक्विड में इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज। इज इट ओके? अब एक फैक्टर हमको और जानना है, चलिए तो हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं और दूसरा फैक्टर जानते हैं। दो ही फैक्टर्स आपको जानने हैं, तो हम सेकेंड फैक्टर जानने जा रहे हैं, एंड सेकेंड फैक्टर इज प्रेशर। Pressure is also responsible to change the boiling point of any liquid. क्या आप प्रेशर का मतलब समझते हैं? देखिए, मैंने आपको बार बार बोला था, हर डेफिनेशन में हमने एक वर्ड यूज करा था कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज इट ओके? एट नॉर्मल एयर प्रेशर। आई बात समझ में? तो अगर हम इस प्रेशर को ही बदल दें तो क्या बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से सुनिए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ में? मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, एयर का प्रेशर क्या आप बढ़ा सकते हैं? आप तो नहीं, पर नेचर अपने आप ज़रूर बढ़ा सकता है। पर याद रखिए फिलहाल तो ये बात कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एयर प्रेशर। क्या प्रेशर में कोई वेरिएशन आता है? बिल्कुल। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, ऊपर का मतलब हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते जाते हो, किसी पहाड़ पे चढ़ते जाते हो, या किसी भी तरीके से आप ऊंचाई पर जब जाते हो, तो एयर का प्रेशर क्या हो जाता है? एयर का प्रेशर हो जाता है डिक्रीज। कब? व्हेन वी मूव एट सम हाइट। इज इट ओके? और जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, सिर्फ वाटर का ही नहीं, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। आ गई बात समझ में? इज इट ओके? दूसरी बात हमको जाननी है कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो, नीचे का मतलब हाइट को कहाँ से मेजर करना होता है? हाइट को सी लेवल से मेजर करना होता है। तो आप पहाड़ पर नहीं हो, पहाड़ से नीचे उतर रहे हो, या नीचे फ्लैट सरफेस पर प्रेजेंट हो, तो एट दिस टाइम जो आपकी एयर का प्रेशर है, ये एयर प्रेशर क्या होना शुरू हो जाता है? ये एयर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, एंड एट दैट टाइम बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? सिर्फ वाटर का नहीं, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाया करता है? इंक्रीज। तो जब आप माउंटेन्स पर जाते हैं तो आपका पानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही बॉईल होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे नीचे आते जाते हो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते 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 बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जब आ जाते हो तो फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखा कि कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, सम पर्टिकुलर मटीरियल, सम पर्टिकुलर factors are there which can change the boiling point of water, and one of them is air pressure and another is impurities. Is it okay? So just read it carefully and then we will start with the next phenomena. Okay? तो ये आपको पढ़ना है, आप चाहें तो बोर्ड पर से नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपीज में। इज इट ओके? अदरवाइज इट इज देयर इन योर नोट्स, बट इफ यू वांट टू राइट डाउन इन दिस लैंग्वेज देन आल्सो यू कैन राइट इट। ओके? तो नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द नेक्स्ट फिनोमेना। अब नेक्स्ट फिनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके? तो हम जो नेक्स्ट फिनोमेना शुरू करने जा रहे हैं वो कौन सा फिनोमेना है देखिएगा।
हम नेक्स्ट फिनोमिना शुरू करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लुक हियर। देखिए, आपने वाटर से शुरू करते हैं। वाटर एक बहुत ही कॉमन लिक्विड है जो हर दिन आपको सुबह से लेकर के रात तक दिखाई दिया करता है। हमने इस वाटर को अभी अभी थोड़ी देर पहले किस में कन्वर्ट करा था? गैस में कन्वर्ट करा था। मतलब इस लिक्विड वाटर को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया था? गैस में। और उसके लिए आपने इसे हीट किया था। कितना हीट किया था? इसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर। कितना होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? अब तो आपको बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज प्योर वाटर, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इज इट ओके? टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होते ही पानी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? स्टीम में। और इस प्रोसेस की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है। तो ऐसा ना हो कि प्रोसेस बीच में ही बंद हो जाए, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है, उस एक्स्ट्रा हीट को हम क्या बोलते हैं? उस एक्स्ट्रा हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आ गई बात समझ में? अब हमको ये जानना है कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया था? इस प्रोसेस को आपने नाम दिया था वेपोराइजेशन। अब जरा याद करो कि आप अपने धुले हुए कपड़े जब सुखाते हो, इज इट ओके, तो क्या उसका पूरा पानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है या बचा रह जाता है? नहीं, बिल्कुल भी बचा नहीं रह जाता। सूख जाता है? बिल्कुल सूख जाता है। तो क्या आप अपने कपड़ों को सुखाने के लिए उन कपड़ों को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इज इट ओके? अच्छा चलिए, आप जब अपने बाहर का कॉमन एरिया जब वॉश करते हो, पानी से वॉश करते हो, इज इट ओके, तो वो सूख जाता है या एक बार गीला होने के बाद में हमेशा गीला ही बना रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, सूख जाता है ना। तो क्या उस पानी को गायब करने के लिए आपने उस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करा? नहीं, पर फिर भी वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। तो ये जो आपका जो वॉश एरिया जिसको आपने वॉश करा और वो थोड़ी देर बाद सूख गया, जो आपके धुले हुए कपड़े थे अपने आप थोड़ी देर बाद सुखाने के बाद में सूख गए, तो क्या आपका ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पर भी वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है? हो तो रहा है, पर उसके लिए हम उसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और इसी कारण से ये जो दूसरा फिनोमिना है, हम इसे वेपोराइजेशन नहीं बोलेंगे। तो फिर क्या बोलेंगे? तो फिर हम इस फिनोमिना को, जो हम नेक्स्ट फिनोमिना पढ़ने जा रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? इस नेक्स्ट प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। इज इट ओके? तो अब हमको जो नेक्स्ट फिनोमिना पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हमें इवेपोरेशन पढ़ना है। चलिए तो इवेपोरेशन पढ़ते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज डिफाइंड, देखिए मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवेपोरेशन इज डिफाइंड as the process, आप चाहें तो फिनोमिना भी लिख सकते हैं, as the process of conversion, as the process of conversion of liquid state, of the conversion of liquid state into gaseous state। लिक्विड स्टेट को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? गैसियस स्टेट में। बट दिस प्रोसेस इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी डन एट द बॉइलिंग पॉइंट, सो दिस प्रोसेस कैन बी डन एट any temperature. So it is defined as the process of conversion of liquid state into gaseous state at any temperature। ये वाला प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। क्या आपको क्या लगता है? क्या वास्तव में किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है? यस, किसी भी टेम्परेचर पर। देखो, आपके कपड़े बहुत सर्दी होती है तो भी सूखते हैं, बहुत गर्मी होती है तो भी सूखते हैं। स्पीड अलग अलग हो जाती है, गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में थोड़ा धीमे सूखते हैं, पर सूखते तो हैं। इज इट ओके? मतलब दिस इवेपोरेशन कैन बी डन एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, बट
नॉट एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं, क्योंकि अगर ये काम आपने बॉइलिंग पॉइंट पर कर दिया तो फिर हम इसे इवेपोरेशन बोलेंगे ही नहीं, फिर तो हम इस प्रोसेस को वही बोलेंगे जो पहले पढ़ा था हमने, क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। इज इट ओके? तो दोबारा से इवेपोरेशन की डेफिनेशन देखें। इवेपोरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ conversion of liquid state into gaseous state। लिक्विड को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, गैशियस स्टेट में, बट नॉट एट बॉइलिंग पॉइंट। किस टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर, है ना। कारण मैंने बताया, हमारे कपड़े गर्मियों में भी सूख रहे हैं, हमारे कपड़े सर्दियों में भी सूख रहे हैं, और इवन रेनी सीजन में भी सूख रहे हैं, बस टाइम अलग अलग लग रहा है। और वो टाइम अलग अलग क्यों लग रहा है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। इज इट ओके? तो हमने पढ़ा इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में भी वाटर गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इवेपोरेशन में भी वाटर, yes, liquid state is water, water is also present in the liquid state, so again in the process of evaporation this liquid is again going to change in the gaseous state। is it okay? चलिए, तो अब हमको, मैंने आपको बोला कि भाई इवेपोरेशन हो तो रहा है, पानी सूख तो रहा है, गर्मियों में भी सूख रहा है और सर्दियों में भी सूख रहा है। इज इट ओके? तो फिर गर्मियों में जल्दी जल्दी सूख रहा है और सर्दियों में धीमे धीमे सूख रहा है। इज इट ओके? तो मतलब कोई तो ऐसी बात है जिसके ऊपर ये इवेपोरेशन का फिनोमेना डिपेंड करता है, कुछ तो ऐसे फैक्टर्स हैं। चलो, फैक्टर्स जानने से पहले इसका कॉज समझें कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। व्हाट इज द कॉज ऑफ इवेपोरेशन? बिना बॉइलिंग पॉइंट के बराबर टेम्परेचर करे ही ये आखिर पानी या कोई सा भी लिक्विड गैशियस स्टेट में कैसे चेंज हो गया, ऐसा क्या कारण हुआ? तो चलिए कारण सुनते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मानिए कि हमारे पास में ये है कंटेनर, और देखो मोस्ट कॉमन लिक्विड तो वाटर ही है, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको गायब होते हुए, इसको गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होते हुए, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हमको पता हैं जिसमें ऐसा होता है। इज इट ओके? तो चलिए हम सबसे पहले इसी का कॉज जान लेते हैं। देखो, जैसे हमने ये कंटेनर लिया और हमने कंटेनर में क्या फिल करा, कंटेनर में हमने फिल करा वाटर। जहाँ भी मैं वाटर लिखूं आपको प्योर वाटर ही इमेजिन करना है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप वाटर में इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे तो इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन तो भी होगा। ओके, तो चलिए देखिए, हमको पता है कि वाटर हो चाहे कोई सा भी मैटर, ईच एंड एवरी मैटर इज मेड विद दीज स्मॉल पार्टिकल्स, और पानी के अंदर इन स्मॉल पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। एटम्स क्यों नहीं बोला जाता, ये हम साइंस की केमिस्ट्री में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इज इट ओके? तो वाटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, इन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने पानी में, ढेरों, इवन वी आर नॉट एट ऑल एबल टू काउंट देम, इतने सारे होते हैं। एक ड्रॉप में कितने होते हैं ये मैंने आपको बताया था, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतने पानी में कितने होते होंगे। इज इट ओके? अब देखो, ये है बात कि ये मैटर है, और मैटर में हमने पढ़ा था कि all the particles, is it okay, here they are known as molecules, but we can write down them as particles also, as this particle is a common name. Okay, so all the particles are having some kinetic energy with them, and because of this kinetic energy all the particles are continuously present in the position of motion। हमेशा ही ये पार्टिकल्स कौन सी पोजीशन में रहते हैं, मोशन की पोजीशन में। इज इट ओके? जैसे ये पार्टिकल है, ये मोशन कर रहा है, तो कभी इससे टकरा रहा है, तो कभी नीचे वाले पार्टिकल से, तो कभी किसी और पार्टिकल से। मतलब ये पार्टिकल्स आपस में मूव करते करते कंटिन्यूसली एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, कोलिजन। और कई बार ये कोलिजन करते करते ये कुछ काइनेटिक एनर्जी अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल से क्या कर लेते हैं, गेन,
है ना। जैसे मानिए कि ये है हमारा पार्टिकल ए, आप इसे मॉलिक्यूल ए भी बोल सकते हैं। इस मॉलिक्यूल ए ने क्या करा, मूवमेंट तो ये कर ही रहा है, कभी इस पार्टिकल से कोलाइड हो रहा है, कोलाइड का मतलब टक्कर, इज इट ओके। तो कभी इस पार्टिकल से टकरा रहा है, तो कभी इससे, तो कभी इससे, तो कभी इससे, तो कभी इससे। और जितने पार्टिकल से ये टकरा रहा है, टकरा टकरा कर ये कई बार इनसे थोड़ी थोड़ी एनर्जी गेन कर लेता है। और जैसे ही इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है बाकी सारे पार्टिकल्स के कंपैरेटिवली, वैसे ही ये अपने पड़ोसी पार्टिकल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ करके एयर में भाग जाता है। आई बात समझ में? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। आई बात समझ में? तो इस पार्टिकल को यहाँ से जाने के लिए, यहाँ से जाकर के एयर में वाटर वेपर बनने के लिए क्या चाहिए थी? काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी इसने कहाँ से ले ली? आसपास के सराउंडिंग मॉलिक्यूल से। तो जैसे ही इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाए कि ये अपने आसपास के पार्टिकल से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जैसे ही तोड़ने की काइनेटिक एनर्जी से मिल जाए, ये पार्टिकल यहाँ से निकल जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब इसने पास वाले पार्टिकल की एनर्जी क्या करी? ले ली। इज इट ओके? पार्टिकल्स की एनर्जी लेकर के ये यहाँ से चला गया, मतलब इसके नेबरिंग पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो गई? ले ली ना इसने एनर्जी। तो जो इसके नेबरिंग पार्टिकल्स हैं, जो पड़ोसी पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिड्यूस। बिल्कुल, एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। मतलब ऐसे एक एक करके देखना ध्यान से। देखो ये दूसरा पार्टिकल, इसने भी सराउंडिंग मॉलिक्यूल से एनर्जी ली, और जैसे ही एनर्जी इतनी हुई कि ये यहाँ से जा सके, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके ये भी चला गया। इज इट ओके? मतलब नेबरिंग पार्टिकल्स की एनर्जी और कम हो गई। ऐसे एक एक करके मॉलिक्यूल्स अपने नेबरिंग पार्टिकल से एनर्जी लेते जाएंगे और इस कंटेनर में से बाहर जाते जाएंगे। इज इट ओके? मतलब क्या इस कंटेनर में जो वाटर बचा रह जाएगा, क्या उसकी एनर्जी में लॉस होगा? बिल्कुल लॉस होगा। मतलब याद रखिएगा कि जब भी ये इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, दिस इवेपोरेशन प्रोसेस always responsible for the cooling. Evaporation is always responsible for cooling. मतलब बचा हुआ पानी इसमें कैसा हो जाएगा? Comparatively ठंडा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये है आपके इवेपोरेशन का प्रोसेस, और ये फैक्टर आप हमेशा याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये सबसे नीचे एक पार्टिकल प्रेजेंट है डी, ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से एनर्जी ले और सारा रास्ता क्रॉस करते हुए ऊपर चला जाए, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। वाटर वेपर में कन्वर्ट वो ही पार्टिकल्स होते हैं जो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। जो पार्टिकल्स नीचे होते हैं वो धीरे 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 धीरे, जब ये ऊपर वाली लेयर गायब हो जाएगी तो नीचे वाली लेयर का नंबर आएगा, है ना, और नीचे वाली भी गायब हो जाएगी इवेपोरेट हो के, तो फिर ये थर्ड लेयर का नंबर आएगा। तो ऐसे लेयर वाइज फिनोमिना होता है ये। इज इट ओके? तो सबसे पहले कौन से पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे? सबसे ऊपर वाले। इज इट ओके? और इसी कारण से ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस है, इस इवेपोरेशन प्रोसेस को सरफेस फिनोमिना बोला जाता है। ये प्रोसेस कहाँ से होता है? सरफेस से होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को कौन सा फिनोमिना बोला जाता है? सरफेस फिनोमिना। तो हमें इवेपोरेशन के बारे में जो बातें समझ में आई वो सुनिएगा। पहली बात कि इवेपोरेशन, दिस प्रोसेस कैन बी डन एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है ये।
but the energy which is needed for this process is gained by the surrounding molecules. Is it okay? And this evaporation always responsible for cooling, and last is it is a surface phenomena. Only those particles will go into the air which are present on the outermost layer of it. Is it okay? So some factors are also there. जैसे कि मैंने बताया था कि अलग अलग क्लाइमेट में इवेपोरेशन की स्पीड अलग अलग हो जाती है, तो उन फैक्टर्स को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. इज इट ओके? इतना पढ़िएगा और लर्न भी करिएगा. इज इट ओके? तो बाय एवरीवन.